हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग का छत्तीसगढ़ स्पेशल रिवीजन चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा था, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग लेके चल रहे हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब में खोज लीजिएगा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक एक पॉइंट जैसा छत्तीसगढ़ में आता है, जैसा लेवल है व्यापम में, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में, उस हिसाब से पूरा कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको कंप्लीट करा रहा होगा। अगर आप 1 से लेकर 4 क्लास नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन गया है। आज जब हम लोग की क्लास नंबर 5वां एपिसोड नंबर 5वां छत्तीसगढ़ इतिहास प्राचीन इतिहास चल रहे थे हम लोग। ठीक है, तो चलेगा, शुरू करते हैं। डेली 9 PM में क्लास होती है, तो आप लोग एक बार आके यूट्यूब को चेक कर लिया करें आज क्लास हो रही है कि नहीं करके। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस में करवा पाऊँ। हम लोग आराम से कर रहे हैं, लेकिन टू द पॉइंट कर रहे हैं, इससे बाहर आपको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था सातवाहन काल वाकाटक वंश। अगर आप क्लास नहीं देखें तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगा। ठीक है, और नोट्स मैं 12 बोल रहा हूँ, आप लोग कोरा पेज लीजिएगा। ठीक है, उसको स्टेपला मार दीजिएगा। 8-10 पेज में आपको छत्तीसगढ़ इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ। वही चीज़ें आपको करा रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा। तो आप लोग देख रहे थे सातवाहन काल पढ़े हम लोग ने चौथा क्लास में। एक बार रिवाइज आपको बता रहे हो क्या क्या पढ़े थे चौथा क्लास में, इसी में है एक साल। देखिएगा, चौथा क्लास हम लोग का हुआ था, उसमें हम लोग सातवाहन काल पढ़े थे, मुद्रा शिलालेख के बारे में जानकारी देखे थे, स्तंभ लेख के बारे में देखे थे, किरारी कास्ट स्तंभ लोग, इन सब के बारे में देखे थे। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या देखा था आगे, किरारी कास्ट सिस्टम में जो पदाधिकारियों के नाम है ये सब देख लिए थे, नोट्स बनाए होंगे, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। कुषाण वंश देखे थे, उसके बाद कुषाण वंश के बाद वाकाटक वंश शुरू करे थे। वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ में जिन जिन राजाओं का उल्लेख है उन्हीं राजाओं के बारे में हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो वाकाटक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में हमने शॉर्ट में समझा था, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद आज हम लोग उसी का आगे स्टार्ट करें। आज की क्लास हम लोग देखेंगे, चलेगा, गुप्त वंश आपसे शुरू कर रहे हैं। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए जितने लोग भी जुड़ गए हैं, ताकि आपके जितने भी मित्र परिचित है सभी जुड़ जाए। और अभी तक आप हमारा 100 रुपये वाला मासिक टॉपिक वाइज तेजश्री बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। 75 83 86 44 61 यूट्यूब में देख रहे होंगे। ये नंबर आप व्हाट्सअप में सेव कर लीजिए और मैसेज कर दीजिएगा, सर 100 रुपया मासिक वाला जो आपका बैच है उसको ज्वाइन करना है करके पूरा डिटेल ले लीजिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, जैसा हूबहू आता है उसी पैटर्न में हम लोग कोशिश करें पूरे कंप्लीट आपको सभी एग्जाम की एक साथ तैयारी करवाने का। छत्तीसगढ़ में क्या है, अभी देखना, जनवरी के बाद लगातार 1 पेपर 2 पेपर कंटिन्यू हर महीने होंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। जनवरी के बाद लगातार आपको विज्ञापन विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। व्यापम में जो चिप्स का अनुबंध था वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद जनवरी से लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो एक महीने अच्छे से है, तैयारी कीजिए। ठीक है, चलेगा, शुरू करें। गुप्त वंश के बारे में शुरू करते हैं। चलेगा, गुप्त वंश से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गुप्त वंश कब से स्टार्ट हुआ था? 319 से 319 ईसा पूर्व से 550 शताब्दी तक के हम लोग चलेंगे। देखिएगा, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति लेख से गया। तो देखिएगा, गुप्त वंश के बारे में जानकारी का केवल एक ही स्रोत है, क्या है? तो जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है उसी में छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। उसी के आधार पर हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे गुप्त वंश का छत्तीसगढ़ में एड करके उसको देखेंगे। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या उल्लेख है, मेन उसी को आपको याद करना है। तो क्या क्या उल्लेख है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त आया था छत्तीसगढ़, 2 लोगों को यहाँ हराया था, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र एवं महाकांतार, बस्तर क्षेत्र जिसको बोला जाता था महाकांतार पहले बोलते थे, उसके राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो देखिएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें 2 राजाओं को उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ के। एक राजा है दक्षिण कौशल लिखा हुआ है, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र, और दूसरा है महाकांतार के राजा जिसको बस्तर क्षेत्र भी बोला जाता था, वहाँ के राजा थे व्याघ्रराज। इन दोनों को पराजित किया था, जिसका उल्लेख जो दरबारी कवि हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। किसके दरबारी कवि? समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो इससे क्या क्या जानकारी मिलता है? इससे ये जानकारी मिलती है, इस समय छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो दक्षिणापथ था। तो पूछ सकते हैं गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो दक्षिणापथ था, याद रखेंगे। बस्तर क्षेत्र का क्या नाम था? तो अरण्य या कांतार या महाकांतार भी बोला जाता था। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सिक्के तो याद ही करने, किसी भी राजा के बारे में आप पढ़ें तो उसके संबंधित जो सिक्के कहाँ कहाँ से मिले ये आपको याद होने चाहिए। तो गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले? दुर्ग से मिले हैं, बिलासपुर से मिले, बस्तर से, तीनों जगह याद रखेंगे। गुप्तकालीन सिक्के दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर से। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या गुप्तकाल के मिले हैं।
तो 1969 में दुर्ग में बानाबरद में, दुर्ग के जो बानाबरद है, गुप्तकालीन 9 सिक्के यहाँ से मिले हैं। इसलिए दुर्ग को हम लोग यहाँ पढ़े। दुर्ग में पर्टिकुलर जगह की बात करेगा तो बानाबरद याद रखेंगे, ठीक है। आगे गुप्त शासक कुमार गुप्त, हम लोग ने अभी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, उसके प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके जो दरबारी कवि थे वो लिखे थे। अब इसी में एक और शासक के बारे में पढ़ना है, कुमार गुप्त। इसका चांदी का सिक्का आरंग से प्राप्त हुआ, जो आपके रायपुर जिले में आरंग, वहां से कुमार गुप्त का चांदी का सिक्का मिला है। इस अंचल से कुमार गुप्त के सर्वाधिक 215 सिक्के प्राप्त हुए। ओवरऑल हम लोग देखते हैं गुप्त वंश के सबसे ज्यादा सिक्के किसके मिले, कुमार गुप्त के 215 सिक्के मिले हैं। जो कहाँ कहाँ से मिले हैं तो आपको मेन दुर्ग में याद रखिएगा। दुर्ग के बानाबरद से 20 सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। 215 तो टोटल सिक्के मिले, उसमें 20 सोने के सिक्के मिले दुर्ग के बानाबरद से, याद रखेंगे। इसको पूछ सकता है किस गुप्तकालीन शासक के 20 सोने के सिक्के मिले हैं दुर्ग से या बानाबरद से, किसे, कुमार गुप्त, याद रखिएगा, ठीक है। नोट करते जाइएगा। क्लास होने के बाद नोट्स बनाया करें। आप लोग क्लास को भी देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसको पॉज करके कोरा पेज लीजिए और नोट्स बना के रख लीजिए। हमेशा काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, चाहे 10 नंबर का छत्तीसगढ़ आए, चाहे 50 नंबर का छत्तीसगढ़ आए, बस यही पढ़ना रहेगा आपको, ठीक है। तो नोट्स बना लीजिएगा। वर्तमान राजिम तथा फिंगेश्वर ग्राम में समुद्रगुप्त के सेना नायक कई मास तक पड़ाव डाले हुए थे। तो ये ज्ञात होता है कि जो अभी वर्तमान में राजिम है तथा फिंगेश्वर ग्राम में समुद्रगुप्त के जो सेना नायक है कई महीनों तक वहां पड़ाव डाले हुए थे आक्रमण के लिए, ठीक है। कोपरा ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा कुछ समय तक निवास करती रही। ये भी जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, तो रूपा था। वो कहाँ रुकी थी, उसके संबंधित कहाँ मिले जानकारी, तो ये कोपरा ग्राम में याद रखिएगा, ठीक है। तो इतने सारी जानकारी आपको याद रखना, बेसिक जानकारी है जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है गुप्त वंश की। गुप्त वंश को आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर के शासक थे, ठीक है। तो याद रखिएगा उस समय एक सिक्का को क्या बोला जाता था, मतलब कितने मिले हैं ये याद रखिएगा। ये मेन लिस्ट है कि सिक्कों की जानकारी जो पढ़े ना हम लोग, 200 सिक्के मिले हैं। तो उसमें किस गुप्तकालीन शासकों के सिक्के मिले, तो राजा कांच, ये राजा का नाम है, कांच करके भी बोला जाता था। तो राजा कांच कितने सिक्के मिले हैं, एक सिक्के मिले हैं। राजा समुद्रगुप्त के एक सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 सिक्के मिले हैं। सबसे अधिक मात्रा में आपको पहले ही बताया था कि कुमार गुप्त के मिले हैं 215 सिक्के, जिसमें से 20 क्या है, सोने के सिक्के हैं। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये 4 राजाएं हैं गुप्तकालीन, इनके सिक्के छत्तीसगढ़ से मिले हैं, जो आपको याद होने चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन कूट के रूप में पूछ सकता है, तो हर चीज़ों को, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो उसको अच्छे से याद करके रखिएगा। देखिए उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार छत्तीसगढ़ में उसको देख रहे हैं। तो इसी के अंदर का कौशल आता था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता था, कौशल महाकांता, ठीक है। तो दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। इतना में से 12 शासकों को पराजित किया था और ऊपर बाकी जो बच गया उसमें 9 शासकों को पराजित ये किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। बस इतना ही जानकारी पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है। गुप्त वंश के बारे में बाकी डिटेल अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, इंडिया के जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिएगा। चलिएगा अब क्षेत्रीय राजवंश को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित जितने भी जानकारी हैं वही आपके ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि मेन भाई छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो लोकल राजाएँ थे, जो यहाँ स्थानीय राजा थे, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एक पहले लिस्ट देख लेते हैं शॉर्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे छत्तीसगढ़ के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश बोलेगा तो राजर्षि तुल्य कुल वंश है, जो 4 से 6वीं शताब्दी तक यहाँ शासन किया। फिर आते हैं पर्वत द्वारक वंश, ये 5वीं शताब्दी में शासन किए हैं। फिर आते हैं नल वंश, ये 4 से 12वीं शताब्दी तक शासन किया, बहुत लंबा समय था इनका भी, नल वंश का, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा 4 से 12वीं शताब्दी तक के। सरबपुरी वंश 5वीं शताब्दी में आए थे। पांड्य वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी में। शैल वंश 7वीं से 8वीं शताब्दी में, ठीक है। फिर शैल वंश के बाद पूर्वी कौशल के सोम वंश आए थे 9वीं से 11वीं शताब्दी। फिर बाण वंश आए थे 9वीं शताब्दी में। फिर कांकेर के सोम वंश आए थे 12 से 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इतना हमारे क्षेत्रीय राजवंश है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। भाई इसको शॉर्ट ले लीजिए, आप लोग नोट्स तो बनाएंगे ही क्लास के बाद, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा। ये क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्रम से कई बार जमाने को दे देता है कूट में, तो क्रम याद रखना चाहिए। क्रम याद रखने का आपको ये थोड़ा सा शताब्दी वाला
बेसिक जानकारी होना चाहिए कि 4 से 6 राजसी तुल्य है। पर्वत द्वारक वंश की बात करें तो 5वीं शताब्दी है। नल वंश 4 से 12 लंबा समय तक बोलेगा तो नल वंश कौन सा क्षेत्रीय शासक है जो लंबे समय तक शासन किया, तो 4 से 12 तक है नल वंश। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये एक सारणी को अच्छे से बना लीजिएगा टेबल को। ठीक है, चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं आज जितना हो पाए आज। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्षेत्रीय राजवंश राजसी तुल्य कुलवंश, ये 4 से 6 भी बोलते हैं और 5 से 6वीं शताब्दी भी बुरा बोला जाता है। ठीक है, देखिएगा तो राजसी कुल्य वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सूरा राजवंश भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई इसका स्थापना किया है, जो जिसका स्थापना किया रहता है उसी के नाम से तो आगे चलने लगता है ना। तो जो सूरा थे, सूरा प्रथम, उन्होंने ही राजसी तुल्य कुलवंश की स्थापना की थी, इसीलिए राजसी तुल्य कुलवंश को सूरा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। समय की बात करें तो 5वीं से 6वीं शताब्दी तक इसका समय था। जानकारी कहाँ से मिला राजसी तुल्य कुलवंश के बारे में, तो आरंग ताम्रपत्र से, याद रखिएगा जो आरंग ताम्रपत्र है उसी से ही हमको राजसी तुल्य कुलवंश की जानकारी मिली है। तो इनकी राजधानी कहाँ थी, इनकी राजधानी थी आरंग थी। इनके समकालीन वंश और क्या चल रहे थे, देखिएगा राजसी तुल्य कुलवंश एक भाई पूरे छत्तीसगढ़ में तो शासन नहीं कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कोई हिस्सा में कर रहे थे स्थानीय राजवंश। उस समय और कौन शासन कर रहे थे, तो सरबपुरी वंश चल रहा था उस समय। इनकी राजमुद्रा की बात करें तो सिंह थी। ठीक है, तो यह छत्तीसगढ़ की प्रथम स्थानीय क्षेत्रीय वंश है। याद रखिएगा मैं पहले ही बताया था राजसी तुल्य कुलवंश छत्तीसगढ़ के प्रथम स्थानीय राजवंश है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित छत्तीसगढ़ में क्या क्या फैक्ट हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद करना है। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे भीमसेन द्वितीय, इसमें जो मेन राजा हैं उनके नाम के साथ आपको याद करवा रहा हूँ। भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है, देखिएगा हमको जो भी जानकारी हम लोग पढ़ रहे हैं वो राजसी तुल्य कुलवंश के बाद वो किससे मिला, शुरू में ही बताया आपको आरंग ताम्रपत्र से मिला है। तो किसका भैया कौन लिखा है ये तो सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा ना। हमको पूरा जानकारी, पूरा हमारा जो राजसी तुल्य कुलवंश का बेस है वो आरंग ताम्रपत्र है, इसी से ही रिलेट करके हम लोग सब चीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको जानना पड़ेगा किस राजा का था तो राजसी तुल्य वंश का उसका नाम क्या था, तो भीमसेन द्वितीय। नाम याद रखेंगे भीमसेन द्वितीय। उसका जो आरंग ताम्रपत्र था उसमें राजसी तुल्य कुलवंश के वंशावली की जानकारी मिलता है। अब हमको पहले ये खोजेंगे फिर इसी में वंशावली मिलेगा, तब तो एक एक करके पढ़ेंगे ना। तो इसको याद रखिएगा आरंग ताम्रपत्र किसका है, भीमसेन द्वितीय का है। राजसी तुल्य कुलवंश के प्रथम जो ताम्रपत्र है जिससे जानकारी मिलता है तो वही है आरंग ताम्रपत्र, जिसमें 6 शासकों का अर्थात भीमसेन द्वितीय और उनके पूर्व 5 पीढ़ियों के राजाओं का नाम अंकित है। भाई स्वाभाविक सी बात है, भीमसेन द्वितीय लिखा है तो उसके बाद का तो उसको भी नहीं पता मेरा कौन सा बेटा बनेगा कौन। तो ये अपने ऊपर जितने भी राजा हैं उनके बारे में लिखा है, तो ऊपर में 5 और अपना मिला के टोटल 6 शासकों के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक है, तो 6 शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है उसको याद करेंगे। नोट्स बना लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और क्लास के साथ अगर आप हमारा 100 रुपये वाला बैच नहीं जुड़े हैं तो ये जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी किसी भी बैच की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, केवल 100 रुपये आप दे के हमारे बैच से जुड़ जाइएगा। कंप्लीट टेस्ट करवा रहे हैं, एक एक बेसिक जानकारी के साथ आपको क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे आपका जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट रहे। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। आरंग ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि इस वंश की राजमुद्रा क्या थी, सिंह थी, ऊपर में पढ़ चुके हैं। अब चलिएगा 6 और शासक के बारे में तो नाम याद होना चाहिए ना, क्योंकि क्षेत्रीय राजवंश है, नाम जमाने को मिल सकता है तो नाम पहले याद कर लीजिए। देखिएगा राजसी तुल्य वंश को और किस नाम से जाना जाता था बोला तो आपको याद है सूरा वंश। तो सूरा वंश क्यों बोला था, मैं बताया था आपको कि जो स्थापना करता है उसी के नाम पे उसका नाम रख देते हैं। तो सूरा सबसे पहला आप याद रखिए सूरा, फिर दूसरा दायित्वर्मन प्रथम, विभीषण, फिर भीमसेन प्रथम, फिर दायित्वर्मन द्वितीय, फिर भीमसेन द्वितीय। देखिएगा सूरा तो है ही है, फिर दायित्वर्मन प्रथम है, बीच में विभीषण डाल दीजिएगा, फिर भीमसेन प्रथम। तीनों नाम याद कर रखना है आपको, दायित्व आएगा, फिर विभीषण आएगा, फिर भीमसेन प्रथम, फिर वापस रिपीट कीजिएगा दायित्वर्मन द्वितीय, फिर विभीषण का दूसरा नहीं है, बस भीमसेन द्वितीय। और इसी का है आरंग ताम्रपत्र जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इस वंश का प्रथम शासक कौन था, तो सूरा था, और इस वंश का अंतिम शासक था भीमसेन द्वितीय, और आरंग ताम्रपत्र उसका मिला है। बस ज़्यादा जानकारी हमको नहीं पढ़ना है, इतना ही इसमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप के बारे में इसको लास्ट में जब देखेंगे तब समझ में आएगा, जब हम लोग सभी क्षेत्रीय राजवंश को पढ़ लेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ये छोटा वाला हिस्सा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा आरंग वाला। ठीक है, आरंग थी ना, उनकी राजधानी कौन है, राजर्षि तुल्य वंश, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी राजधानी थी आरंग। तो ये हमारा पहला शासक था, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए ये कहाँ शासन करते थे, छत्तीसगढ़ में, ये छोटा सा हिस्सा इसमें कर रहे थे, इसी बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इनकी राजधानी क्या थी, आरंग थी। तो बाकी को देखेंगे। ठीक है,
चलेगा। तो हो गया, बस इतना जानकारी आपको याद रखना, राजर्षि तुगलक कुलवंश में, बाकी डिटेल आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है, बस यही बेसिक जानकारी चलेगा। आगे देखते हैं दूसरा वंश, देखते हैं पर्वत द्वारक वंश। अब इसको खोज लेते हैं, पर्वत द्वारक वंश कहाँ है, फिर आपको पढ़ेंगे। देखिए आपको दिख रहा है क्या, पर्वत द्वारक वंश, शायद इसमें नहीं दिया है क्या, ये दिया हुआ है। पर्वत द्वारक वंश के बारे में पढ़ेंगे, 5वीं शताब्दी। ये दूसरा नंबर का है, गरियाबंद में, इसका किस जिले में इसका राज था, तो गरियाबंद में याद रखिएगा। पहला हम लोग ने आरंग पढ़ा, दूसरा हम लोग गरियाबंद में पढ़े हैं। तो गरियाबंद में कौन शासन करते थे, पर्वत द्वारक वंश, ठीक है। चलिए अब देख लेते, फिर उसको पढ़ लेते, थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो पर्वत द्वारक वंश ये 5वीं शताब्दी में है। समय की बात करें तो 5वीं शताब्दी। क्षेत्र, किस क्षेत्र में ये शासन करते थे, तो दक्षिण रायपुर, जो अभी गरियाबंद है, पहले उस टाइम तो जिला नहीं बना था, ठीक है। तो दक्षिण रायपुर अभी जिला में देखें तो अभी गरियाबंद क्षेत्र में। जानकारी कैसे मिला, जैसे उसमें हम लोग पढ़े ना भाई, राजर्षि तुगलक कुलवंश में आरंग ताम्रपत्र से। तो इनकी जानकारी किससे मिला, तो ये है तेरा सिंघा ताम्रपत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेगा। पर्वत द्वारक वंश, छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासक पर्वत द्वारक वंश की जानकारी किससे मिली है, तो क्या आएगा, तेरा सिंघा ताम्रपत्र। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, अजीब था है ना, तेरा सिंघा ताम्रपत्र, याद रखेंगे इसको। इनकी राजधानी क्या थी, तो पर्वत द्वारक बोला जाता था, जो गरियाबंद था उसी हिस्से को, और दूसरा क्या बोला जाता था, तार भ्रमक। ये दो राजधानियां उन्होंने बनाई थी। अब इसका एक्चुअल लोकेशन नहीं पता चला है, लेकिन वह गरियाबंद जिले में थे, पर्वत द्वारक और तार भ्रमक। उपासक किसके थे, स्तंभेश्वरी देवी, नाम याद रखेंगे, स्तंभेश्वरी देवी। पूछ देगा पर्वत द्वारक वंश किस देवी के उपासक थे, तो ऑप्शन आपके 4 रहेंगे, स्तंभेश्वरी देवी, याद रखेंगे। बस इतनी जानकारी है। अब थोड़ा सा कुछ कुछ शासक के बारे में देख लेते थे, जो राजधानी बनाया है, ठीक है। तो देखिए इस वंश का सबसे प्रथम शासक कौन था, तो सुमन राज। नाम याद करेंगे, नोट करेंगे, जरूर नोट्स बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा भी अगर आप समझते कि हम आपके लिए कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा, नोट्स आप बना लीजिए, बहुत काम आएगा जब एक बार नोट्स बना रहेंगे, जब आपका एग्जाम आएगा उस समय रिवीजन करने में, क्योंकि इतना पर्याप्त है, आप इतना पढ़िए, उसका बाकी अपने बुक से पढ़िए, रिवीजन करिए। तो पहला देखेंगे सोमन राज है। इन्हें राजधानी क्या थी इनकी, पर्वत द्वारक। इस वंश का प्रथम शासक था। इन्होंने देवभोग को दान दिया था, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। देवभोग कहाँ है, गरियाबंद जिले में, ठीक है। हीरा का खान है ना वहाँ देवभोग में। तो देवभोग को किसने दान दिया था, सोमन राज, पर्वत द्वारक वंश के प्रथम शासक थे। आगे देखते हैं, दूसरा दो राजधानी पढ़े ना, दूसरा राजधानी किसने बनाया था, तार भ्रमक। ये तुष्टिकर राजा का नाम है, उनकी राजधानी थी तार भ्रमक। इन्होंने पर्वत द्वारक ग्राम को दान दिया था, ठीक है। तो ये बस इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानकारी आपको याद रखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक एक पेज, आधा आधा पेज में ही एक एक वंश खत्म हो जाएगा। तो पर्वत द्वारक वंश का बना लीजिएगा नोट्स, इतना ही है बस। चलिए आगे देख लेते हैं, नल वंश, तीसरा हमारा 4 से 12, ये थोड़ा लंबा रहेगा भाई, देखिएगा टाइम पीरियड ही देख लीजिए ना। नल वंश है 4 से 12 इसका। चलिए तो लोकेशन देख लेते हैं, नल वंश खोजिए एक बार मैप में, ये देखिएगा, ये दिखा आपका नल वंश, 4 से 12वीं शताब्दी, राजधानी कोरापुट, पुष्करी। ये आपकी ये वाला पूरा वाला हिस्सा पुष्करी, इतना वाला बीजापुर, पुष्करी, ये सब है। और उड़ीसा का कोरापुट, ये दो जगह ये शासन करते थे, पुष्करी और कोरापुट। ये वाला हिस्सा की आप बात करें, पहले हम लोग आरंग पढ़े, ठीक है, फिर दूसरा गरियाबंद पढ़े, तीसरा हम लोग पुष्करी पढ़े, ठीक है। चलिएगा चलते हैं सीधे नल वंश पे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली 9 PM में क्लास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप डेली आके चेक कर लिया करें, आज क्लास होनी है कि नहीं। होनी रहती है तो आपको 8:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस दिन भी क्लास होती है 8:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन ऐसे करके जो बना हुआ है ना, उसमें उसको क्लिक कीजिए और देखिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फिर जैसे अगर आपको क्लास होना रहेगा 9 बजे, तो आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप तैयार हो जाए करके, ठीक है। चलेगा, तो देखते हैं नल वंश 4 से 12वीं शताब्दी पूरा पढ़ते हैं आराम से, ठीक है। चलिए इसको आराम से पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले समय आपको याद रखना पड़ेगा, 4 से 12वीं शताब्दी तक है। क्षेत्र की बात करें तो नल वंश बस्तर क्षेत्र में है। इसकी सबसे प्राचीन राजधानी की बात करें तो कोरापुट, याद रखिएगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ में आए, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ राजधानी बनाया, पुष्करी में। कोरापुट उड़ीसा में था ना, देखे थे अभी मैप में। तो छत्तीसगढ़ में नलों की राजधानी क्या थी, तो पुष्करी थी, ठीक है। अब इसमें पहला शासक और अंतिम शासक आपको याद करना रहता है। किसी भी आप वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका पहला शासक और अंतिम शासक सबसे पहले आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो पहले शासक कहाँ थी, वराह राज थी।
कौन थे पहले शासक? वराहराज। और अंतिम शासक से नरेंद्र धवल। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। और देखिएगा, पहले हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ना। प्रथम शासक कौन है? वराहराज थे। अंतिम शासक कौन है? नरेंद्र धवल है। सर्वाधिक प्रतापी शासक की बात करें तो विलास तुंग है। ठीक है, इसका ही हम लोग ने अभी जो निर्माण है वो सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, समकालीन की बात करें तो ये किसके समकालीन थे? जब हमारा नल वंश चल रहा था। और क्या कौन सा वंश चल रहा था? वाकाटक वंश चल रहा था। ठीक है, अब इनका पतन कौन किया? कौन इनको हरवा दिया? कौन इनका जो पैकअप कर दिया? तो पतन किसके द्वारा हुआ है? तो छिन्नक नागवंशी शासक और पांडु नागवंशी शासकों ने जो इनका था पतन कर दिया नल वंश का। विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन वंश है। बहुत लंबा समय तक, अधिक समय तक ये चला है। ठीक है, क्योंकि देखिएगा सरभपुरी वंश भी वो पढ़े हम लोग ने। क्या है? राजर्षि तुल्यवन पहला शासक था। तो 4 से वो 6 ही तक है, 5 से 6 तक जानकारी मिला है। लेकिन ये आपका पूरा 4 से 12 तक के पढ़ना है। तो सबसे प्राचीन वंश बोला जाए तो नल वंश है। ठीक है, भले ही थोड़ा लेट में आएगा ये छत्तीसगढ़ में, लेकिन कोरापुट में ये शासन करते थे। अभिलेख बहुत सारे मिले इनके, अभिलेख जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अभिलेख का एक अलग से आप लोग पेज में लिख लीजिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण अभिलेख है नलवंश के, क्योंकि लंबा समय शासन किया तो बहुत सारे राजाओं के अभिलेख मिलेंगे ही। तो सबसे पहले एडेंगा अभिलेख है जो कोंडागांव में मिला है। वो किसके है? वराहराज के, याद रखिएगा। एडेंगा अभिलेख कोंडागांव में मिला है, वराहराज की। फिर रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, ये अमरावती में मिला है। भौदत्त वर्मन का है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, जो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अगला है पंड्या पाठा लेख, उड़ीसा से मिला है, अर्थपति भट्टारक का है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति भट्टारक है, तो अर्थपति का 2 मिला है, याद रखिएगा, पंड्या पाथर और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। स्कंद वर्मन का है पोड़ागढ़ शिलालेख, जो जयपुर भी बोला जाता था पहले। पोड़ागढ़ शिलालेख मिला है स्कंद वर्मन का, याद रखेंगे। नलवंशी शासक विलास तुंग, जो राजिम में मिला है, राजिम लोचन मंदिर का जिन्होंने निर्माण कराया है विलास तुंग ने। वहाँ भाई मंदिर का निर्माण का, वहाँ कुछ लेख तो अपना लिखवाएगा ना। तो राजिम शिलालेख मिला है, विलास तुंग का है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुलिया का जो दुर्ग में है एक स्थान है कुलियागढ़ी के, वहाँ मृद भांग मिला है। वो किसका है? तो नंदराज और स्तंभराज का है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख में इनका उल्लेख है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख उसमें नलवंश का उल्लेख है, क्योंकि नलवंशी शासक को घर आया था। ठीक है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्त है, उसका उल्लेख है। ऐहोल प्रशस्ति लेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसमें नलवंश के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उद्येनम ताम्रपत्र पल्लव शासक नंदीवर्धन से संबंधित है। तो इतने सारे आपको महत्वपूर्ण अभिलेख नलवंश से संबंधित याद करना है, तो इसको नोट बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये वाले मेन है, जो इतना आपको दिख रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। अब आते हैं राजा की बात। ठीक है, तो राजाओं का शुरू से क्रम हम लोग देखेंगे। तो नलवंश के जो संस्थापक कौन थे? व्यागराज। ठीक है, जो जब व्यागराज को हराए, व्यागराज को कौन हराया था? समुद्रगुप्त आया था ना। ठीक है, तो उसका फिर उसके बाद का वराहराज, जो सबसे फर्स्ट शासक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं वराहराज को, क्योंकि वास्तविक संस्थापक यही वराहराज। इसके बेटे भौदत्त वर्मन, फिर इसके बाद इसके 2 बेटे थे, एक अर्थपति भट्टारक, एक स्कंद वर्मन। अर्थपति भट्टारक शासक बना, फिर इसको आक्रमण किए। ठीक है, तो आक्रमण में हार गया, तो इसको छोड़ के इसके बेटे फिर स्कंद वर्मन आए, फिर उसके बेटे पृथ्वीराज आए, फिर विरूपाक्ष, फिर विलासतुंग। ये क्रम आप लोग इतने शासकों का याद रखेंगे, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। व्यागराज, वराहराज, भौदत्त वर्मन, फिर इधर अर्थपति भट्टारक, इधर स्कंद वर्मन, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग। ठीक है, चलेगा। अब एक एक करके देखते हैं। नल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ने देखा व्याघ्रराज, समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। आप सभी को पता है कि समुद्रगुप्त का जब हम लोग प्रयाग प्रशस्ति पढ़े उसमें मिला है कि दक्षिण कौशल के जो महाकांतार के राजा थे व्याघ्रराज, दक्षिण कौशल के तो महेंद्र को पराजित किए थे और महाकांतार के व्याघ्रराज को पराजित किए थे। ठीक है, दूसरा थे वराहराज, इस वंश का प्रथम शासक माना जाता था, नल वंश का। ठीक है, फिर दूसरा उसके बाद है भौदत्त वर्मन, प्रथम भट्टारक उपाधि धारण किए थे। तो ये पूछ सकता है नल वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम भट्टारक की उपाधि धारण की? तो भौदत्त वर्मन है। फिर आगे देते हैं अर्थपति। तो अर्थपति का क्या है? पोड़ागढ़ शिलालेख में पहला शासक कहा गया है, जो पोड़ागढ़ शिलालेख मिला उसमें पहला शासक अर्थपति भट्टारक को कहा गया है। स्कंद वर्मन, ये सबसे बड़ा साम्राज्य था। स्कंद वर्मन के समय नलवंश सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था।
फिर आता है नंदराज, दुर्ग के कुल्या से प्राप्त मीठ भांग से ये जानकारी मिलता है नंदराज के बारे में। आप लोग देखिए अभी साथ में आपको याद भले नहीं होगा, लेकिन आप नोट्स बना लेंगे, एक बार सुनते जाएंगे तो आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर नंदराज के बाद है स्तंभराज, ठीक, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर अगला है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के में क्या है, विलास तुंग का पितामह इसको बोला जाता है, मतलब पिता के पिता, बस यही उल्लेख मिलता है। फिर विरूपाक्ष आएंगे, विलास तुंग का पिता था। फिर आएंगे विलास तुंग, यहाँ विलास तुंग के पिता विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के पिता पृथ्वीराज, ठीक है। तो विलास तुंग को सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है, ठीक। उसके बाद पृथ्वीव्याघ उद्येन्द्रियम दानपत्र में उल्लेख मिला है। फिर थे भीमसेन, ये शैव धर्म का अनुयायी था। फिर लास्ट में अंतिम शासक नरेंद्र धवल। तो इतने शासकों का आपको याद करके रखना है, ठीक है। तो इतना नोट्स बना लीजिएगा, कल आगे देखेंगे इसका एक एक करके इसको पढ़ेंगे व्यागराज के बारे में। आज की क्लास इतना ही करते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग नोट्स नहीं बना पाएंगे, और नोट्स नहीं बना पाएंगे तो आप लोग छोड़ देंगे तो फिर आप रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो हमारा जो उद्देश्य है कि आपका पूरे छत्तीसगढ़ का बहुत शॉर्टकट में नोट्स बन जाए। बहुत कलेक्शन करने के बाद ये पूरा सेलेक्ट करके आपके सामने हम लोग नोट्स लेके आए हैं जो पूरा पर्याप्त है। छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जहाँ छत्तीसगढ़ चाहे 5 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, चाहे 50 नंबर का है, इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बार बोल रहा हूँ, अभी तक आप केवल तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अधूरी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, जितना भी पढ़े उससे कम से कम 50 क्वेश्चन बनेंगे, जो नए को लेवल के क्वेश्चन होंगे थ्योरी से बनेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस 100 रुपये वाला हमारा जो टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक आप बस इस बैच से जुड़े रहिए। पूरे महीने में केवल 100 रुपये बस आपको देना पड़ेगा और कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बाकी पूरा निःशुल्क, क्लास तो निःशुल्क हो रहा है। मेरे द्वारा जो भी यूट्यूब में क्लास लिया जाता है वो निःशुल्क लिया जाता है। ये जो 100 रुपये लिया जाता है वो CGPSC हैंडरिटन नोट्स की जो पूरी टीम है, ठीक है, पूरे टीम मेंबर है, उनके द्वारा लिया जाता है। आपको जो टाइपिंग का खर्च है, ठीक है, टाइपिंग का खर्च लिया जाता है। नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। तो बस 100 रुपये जमा कीजिए, टाइपिंग का खर्च दीजिए, टेस्ट दिलाइए, डेली टेस्ट दिलाइए, महीने के 300 दिन टेस्ट दिलाइए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए चाहे कोई भी एग्जाम आपके सामने आ जाए, परफेक्ट आपका नंबर है, ठीक है। चलेगा, तो क्लास को शेयर कीजिएगा। 1 से 4 का अगर आप लोग नहीं देखे देख लीजिएगा, और 1 से 5 तक पूरा नोट्स बना लीजिएगा। क्लास 1 से क्लास 5 तक आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलेगा।